हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, इन्वायरमेंट का क्लास चल रहा था और पहला क्लास हो चुका है। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण के हम दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्लास है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम दोस्तों एकदम जो चैनल का नेम है वही नेम है, केपी सक्सेस जोन। ये टेलीग्राम चैनल का में भी आप टेलीग्राम में भी जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती का आज बैठक भी है, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। और पर्यावरण सिलेबस में रहेगा ही, तो पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज के वीडियो में जो पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। और एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो तक पहुंच रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्लास कैसा लग रहा है। साथ ही दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाए। बाकी हम अपनी क्लास के माध्यम से आपका सपोर्ट जारी रखेंगे। और एग्जाम तक दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती एग्जाम है और 69 बीपीएससी तक सारा जीएस का सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी होगा, तो आप लोग बने रहें। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो निवास करते हैं। जीवों का समुदाय और जिस पर्यावरण में वो जीव निवास करते हैं, जीवों का समुदाय निवास करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र। ठीक है, ये डिफरेंट तरह का होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जितने हमारे आसपास जो चारों आवरण है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण। और उस पर्यावरण में जितने जीव रहेंगे उसको क्या बोलें? वो दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जीवों का समुदाय प्लस पर्यावरण जिसमें वो निवास करता है, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। तो आप लोग समझ हो गए होंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों, ये एक खुला तंत्र है। पारितंत्र इकोसिस्टम जो कि क्या है? एक खुला तंत्र, मतलब ओपन सिस्टम है। तो पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों वो कैसा है? ओपन सिस्टम है या फिर क्लोज सिस्टम है? खुला तंत्र है या बंद तंत्र है? तो ये दोस्तों एक खुला तंत्र है। ठीक है, इसका आकार जो है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का आकार एक छोटा तालाब से लेकर एक बड़ा समुद्र भी हो सकता है। छोटा सा तालाब देखेंगे तो उसमें भी एक जलीय पारितंत्र होगा, और उसमें भी उस पारितंत्र में दोस्तों विभिन्न जीव निवास करते हैं। छोटे तालाब में भी निवास करते हैं, और बड़े महासागर में भी बात करेंगे तो वहां भी बड़े बड़े जानवर उस पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं, और जलीय पारितंत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके डिफरेंट पार्ट भी पढ़ेंगे आगे। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के, तो एक चीज और याद रखेंगे कि जो समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो वो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। ठीक है, तो पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र या समुद्रिक पारितंत्र, समुद्री इकोसिस्टम। ठीक है, जो है दोस्तों सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये जो है अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसा है? अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई नहीं, अस्थाई मतलब फिक्स पारिस्थितिकी तंत्र है, फिक्स इकोसिस्टम है। कौन? तो समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा भी है और फिक्स भी है। ठीक है, अब बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग 4 पार्ट में देख सकते हैं। पहला पार्ट जो है दोस्तों वो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या है? तो स्थल पर रहने वाले जीव और समुदाय और जो स्थलीय पर्यावरण है, उस दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दोस्तों वो क्या है? जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र जो बनता है, तो जो जल, जैसे तालाब ले लीजिए, महासागर, तो उसके जल का जो पर्यावरण है वो और उसमें रहने वाले जीव, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक जलीय पारितंत्र बनाते हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला आर्द्र भूमि पारितंत्र। आर्द्र भूमि मतलब जो दलदल वाला भूमि होता है उसे आर्द्र भूमि, और कुछ बहुत सारे आर्द्र भूमि भी है जिसको घोषित किया है आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो उस सबको भी पढ़ेंगे, इंडिया के जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसको भी पढ़ेंगे जब ये टॉपिक नीचे पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आर्द्र भूमि पारितंत्र आ जाता है, उसमें दलदल, उस क्षेत्र में जितने भी
समुदाय रहते हैं और ये जो पर्यावरण है दोनों को मिला के क्या बनता है, तो आर्द्रभूमि पारितंत्र। उसके बाद मैग्रोव पारितंत्र, ये दोस्तों आप लोग देखेंगे कि बंगाल के खाड़ी में मैग्रोव वनस्पति पाया जाता है और यहाँ का जो पर्यावरण है उसको पारितंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्रोव पारितंत्र। ठीक है, तो मेनली 4 तरह के पारितंत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र की बात करें दोस्तों तो ये स्थल आकृति विविधता। अब स्थल पे क्या है, आकृतियों में विविधता है, मतलब कहीं ऊंची स्थल है तो कहीं नीची है, कहीं खाई है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है। तो स्थलीय पारितंत्र में दोस्तों स्थलाकृत विविधता, जलवायु में परिवर्तन, कहीं कहीं जलवायु उच्च जलवायु और कहीं अलग जलवायु है तो इस जलवायु में परिवर्तन, साथ ही दोस्तों अक्षांशीय विस्तार के कारण एक समान नहीं है। मतलब स्थलीय पारितंत्र है जो है वो हर जगह एक समान नहीं है। ठीक है, कहीं अलग, कहीं पे वन है तो कहीं घास का मैदान है, कहीं पहाड़ है तो कहीं आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, कहीं टुंड्रा प्रदेश मिलेगा। तो स्थलीय पारितंत्र जो है दोस्तों एक समान नहीं है। इसके अंतर्गत भी कई तरह के चीज आते हैं। सबसे पहले जो आता है स्थल पे हम क्या देखते हैं, तो वन देखेंगे, फिर घास का मैदान देखेंगे, उसके बाद क्या आता है तो मरुस्थल आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है। टुंड्रा प्रदेश मतलब बर्फ वाला जगह, बर्फीला जगह, उसको टुंड्रा प्रदेश। ये तो स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वन आता है, घास का मैदान हो गया, दूसरा क्या हो गया मरुस्थलीय पारितंत्र, और तीसरा हो गया टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, अब देखिए इसको एक एक करके देखेंगे। अब वन की बात करें, वन स्थलीय पारितंत्र में आता है और इसको दोस्तों इसमें 2 तरह के वन होते हैं। एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, अब देखिए उष्णकटिबंधीय वन, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो सबसे पहले हम लोग उष्ण कटिबंधीय वन पढ़ेंगे। इसमें 2 वन आते हैं, एक तो सदाबहार वन और एक पर्णपाती या फिर मानसूनी वन। सदाबहार वन किसको बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर, मेनली 3 स्तर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 4 स्तर भी देखने को मिलता है सदाबहार वन में। तो सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसका पूरा नाम हो गया क्या, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और इसमें जो वृक्ष होता है वो 3 स्तर के होते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में दोस्तों विशाल वृक्ष पाया जाता है, जिसमें महोगनी, रोजवुड, अबनूस। आप कुछ याद करने वाला चीज़ है तो बिल्कुल आप लोग इसको याद कैसे करें, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप उसको नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप क्या कीजिए, इस पे जितने क्वेश्चन हो सके वो प्रैक्टिस कीजिए, और जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखिए कि हमारे नोट्स से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी के बाद, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, जीके मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि महोगनी जो है किस प्रकार का वन में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाने वाला पौधा है कौन, तो महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया और आबनूस हो गया। और इस यहाँ पे कौन कौन से जंतु निवास करते हैं, तो जगुआर, अनाकोंडा, बाघ, बंदर, ये सभी जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में निवास करते हैं। कौन कौन, जगुआर, अनाकोंडा, बाघ और बंदर। इसमें कुछ याद करने वाला है तो आप लोग इसी लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सदाबहार जो है वन जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। जैव विविधता मतलब अलग अलग तरह की विविधता यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलता है, तो कौन से वन में, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलता है, जैव विविधता। स्थान की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पश्चिमी घाट, जो कि इंडिया का जो ऐसे जब देखेंगे ये मैप है तो ये जो वाला जो पार्ट है यही है पश्चिमी घाट। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि यहाँ पे है, आप लोग देखे होंगे बंगाल की खाड़ी में। इंडिया का मैप देखे तो ये नीचे वाला भाग है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद जावा और सुमात्रा द्वीप, साथ ही अमेजन बेसी, वर्ल्ड में देखें तो अमेजन बेसी और जावा और सुमात्रा द्वीप पे आपको क्या मिलता है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी घाट में कौन सा वन है पूछे, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसे मानसूनी वन भी बोलते हैं, और आप लोग जानते होंगे कि पश्चिमी घाट के थ्रू ही मानसून भारत में इंटर करता है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पे भी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पाया जाता है। जावा, सुमात्रा और अमेजन बेसी यहाँ से भी पाया जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए सदाबहार वन में। अब दोस्तों देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय
पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जिसका पत्ता गिर जाता है, ठीक है, पर्णपाती। ये ग्रीष्म ऋतु में वाष्प उत्सर्जन गर्मी में क्या होता है, वाष्प बन के जितना भी पानी है वो ऊपर चला जाता है, तो इसी वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्णपाती जो वन होते हैं इसकी पत्तियां क्या होती है, गिर जाती है। ये अपना पत्ता को क्या करता है, गिरा देता है, ठीक है। कब, तो गर्मी के समय में, ठीक है। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं दोस्तों, तो शीशम, सागौन, साल और बांस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि साल जो है किस प्रकार का वन में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। सदाबहार वन नहीं मानना है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या पाया जाता है, तो साल पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, सागौन पाया जाता है और बांस पाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या करता है, तो ग्रीष्म काल में अपना पत्ता गिराता है। तो याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है दोस्तों, जो कि शीशम, सागौन और साल और बांस, मेनली ये चारों आपको याद रखना है। और ये क्या करती है, गर्मी के दिनों में अपना पत्ता गिरा देता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो लोमड़ी, भालू और गिलहरी। ये और भी पाया जाता है, लेकिन ये तीन याद रखें, लोमड़ी, भालू और गिलहरी मेनली उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। इसका क्षेत्र देख ले तो दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया का जो वर्ल्ड मैप आप लोग देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में, भारत में, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो दक्षिण पूर्व एशिया में, भारत में, मध्य और दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में। मेनली आपसे जो पूछा जाएगा वो पेड़ का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये पेड़ जो है दोस्तों किस वन में पाया जाता है, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। सागौन पूछ दे तो कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ठीक है। तो मेनली आपको पेड़ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से वन में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। शीतोष्ण याद ही रख सकते हैं, इसे ठंडे प्रदेश में शीतोष्ण ठंडे क्षेत्र होता है, थोड़ा उष्ण वाला गर्म क्षेत्र होता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसमें भी दोस्तों सदाबहार वन और पर्णपाती वन देखेंगे। इसका जो सदाबहार वन है दोस्तों, इसमें लॉरेल, मैग्नोलिया और यूकेलिप्टस का पेड़ पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें कौन कौन से वृक्ष है, तो लॉरेल, मैग्नोलिया और यूकेलिप्टस, ठीक है। इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद रोडेंट, भूरा भालू यहाँ पे पाया जाता है। तो कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, तो रोडेंट और भूरा भालू यहाँ पे पाया जाता है। और ये क्षेत्र जो है दोस्तों दक्षिणी चीन, जो कि भारत के साथ जो चीन लगता है, जापान, दक्षिण पूर्व अमेरिका में ये वन पाया जाता है, सदाबहार वन, ठीक है। उसके बाद बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भी दोस्तों पत्ती अपना पत्ता गिरा देता है और ये अपनी पत्ता जो है ठंड ऋतु में गिराता है, ठंड से बचने के लिए झड़ जाता है। वहाँ गर्मी के ऋतु में वाष्पोत्सर्जन के कारण उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, और शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में ठंडा से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ का जो मुख्य वृक्ष हो गया वो हो जाता है वालनट, मैपल याद रख सकते हैं, एस याद रख सकते हैं। ये सभी जो है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ जो पाया जाता है भालू, ईगल, लोमड़ी, ये सब जानवर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे वो है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन, इस वन में जो वर्षा होती है जारा में होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वन में जारा में वर्षा होती है, तो जारे में वर्षा जो होती है भूमध्य सागरीय वन में, ठीक है। और जगह का नाम पूछे तो दोस्तों आप लोग देखेंगे तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ पे भी दोस्तों जारे के टाइम में वर्षा होता है, मेनली नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे पेड़ कौन कौन पाया जाता है, तो कॉर्क, जैतून, पाइन। ये कॉर्क दोस्तों खेलने वाला कॉर्क नहीं है, आप लोग देखे होंगे कि बोतल में ढक्कन के रूप में एक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, शीशे के बोतल में, वही उसी को कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो भूमध्य सागरीय वन में पाया जाता है। जैतून, जैतून का तेल आप लोग यूज किए होंगे, तो ये भी भूमध्य सागरीय वन में पाया जाता है। पाइन, ये भी भूमध्य सागरीय वन में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो अंगूर, नींबू और नारंगी, नाशपाती, रसीले फल पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन में। और यहाँ पे बात करें प्राणी की तो भेड़िया, लंगूर, भालू
आइबैक्स इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं। क्या क्या? तो भेड़िया, लंगूर, भालू। मेनली आपको याद रखना है कि यहाँ पे रसीले फल मिलते हैं भूमध्य सागरीय वन में, और यहाँ वर्षा जो होती है जाड़े के ऋतु में होती है। ठीक है, पेड़ याद रख लीजिए, कॉर्क, जैतून और पाइन, ये भूमध्य सागरीय वन है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे वो है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन, शंकु आप लोग देखे होंगे, ये इस तरीके का आकार का मतलब वन पेड़ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का पेड़ होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों शंकुधारी वन, इसे दोस्तों टैगा वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगा वन। शंकु का आकार कुछ इस तरीके का होता है। शंकुधारी वन की विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसका जो दोस्तों विस्तार होता है बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक विस्तार होता है। इसकी पत्तियां जो होती है वो नुकीली होती है। नुकीली इसीलिए होती है कि बर्फ जब गिरे तो इस पर जमे ना और नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, इसीलिए शंकुधारी वन में जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती है, और यहाँ पे जैव विविधता और उत्पादकता बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पे विविधता कम देखने को मिलता है क्योंकि ठंडे प्रदेश है और में ये पाया जाता है, और यहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु जो है इस परिवेश में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पेड़ कौन कौन से पाया जाएगा। तो शंकुधारी वन में जो पाया जाता है वो चीर का पेड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ये सब पेड़ जो है दोस्तों शंकुधारी वन में पाया जाता है। याद रखिएगा, चीर, देवदार, फर और स्प्रूस। कई बार दे देता है कि देवदार कैसा वन है? तो शंकुधारी वन है। चीर कैसा पेड़ है? तो शंकुधारी पेड़ है। फर कैसा पेड़ है? तो शंकुधारी पेड़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ज्योग्राफी में भी ये बहुत आपको काम देगा। ठीक है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। प्राणी की बात करें तो यहाँ पे लोमड़ी, मिंक, साइबेरियन क्रेन ये पाया जाता है। मेन आप लोग याद रखेंगे साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो पाया जाता है वो कहाँ पे? तो शंकुधारी वन में। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद अगला पारितंत्र हम लोग पढ़ेंगे जो कि है मरुस्थलीय पारितंत्र। यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और पहला हम लोग पढ़ लिए वन पारितंत्र, अब दूसरा पढ़ेंगे मरुस्थलीय पारितंत्र। मरुस्थलीय पारितंत्र, मरुस्थल जहाँ पे दोस्तों वर्षा बहुत कम होता है उसी जगह को क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय पारितंत्र। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं उसकी पत्ती जो होती है काफ़ी छोटी होती है और कांटे वाली पौधा होता है। यहाँ का जो पौधा होता है वो कांटेदार होता है। ठीक है, इसकी जड़ जो होती है काफ़ी गहरी होती है क्योंकि यहाँ जल का अभाव होता है, और जल के खोज में यहाँ के पेड़ जो है दोस्तों इसकी जो जड़ होती है काफ़ी नीचे तक चली जाती है, इसलिए गहरी जड़ें होती है। इसका पत्ती और तना जो होता है फुला हुआ होता है। फुला क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ के पानी को ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है, उसमें पानी जमा करके रखता है, इसीलिए मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उसका जो तना होता है वो फुला होता है। जैसे आप लोग नागफनी देखे होंगे, नागफनी का भी जो पेड़ देखेंगे तो फुला फुला होता है। यहाँ पे पूछे कि अगर प्राणी कौन कौन सा पाया जाता है मरुस्थल में, तो मेनली ऊँट पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे ऊँट पे सवारी, अगर आप लोग जैसलमेर साइड गए होंगे राजस्थान में तो देखे होंगे ऊँट की सवारी की जाती है। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कंगारू और जंगली कुत्ता भी देखने को मिलता है मरुस्थलीय पारितंत्र में। ठीक है, यहाँ पे पौधा की बात करें तो नागफनी, खेजड़ी का पौधा और बबुल का पौधा। खेजड़ी का पौधा आप लोग सीटेट के एग्जाम के समय भी पढ़े होंगे, जो लोग टीचर वाले एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो तो सीटेट पास करके आए होंगे, वहाँ खेजड़ी का पेड़ पूछा गया था। तो खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है और मेनली ये मरुस्थलीय क्षेत्र का पौधा है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र को दोस्तों दो भाग में बांटते हैं, एक तो हो जाएगा गर्म मरुस्थल और एक ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल की बात करें तो थार का मैदान और सहारा मैदान। वर्ल्ड में देखें तो सहारा और थार जो है दोस्तों ये भी भारत में है, और थार का जो मैदान है दोस्तों ये जो है दोस्तों गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और सहारा मरुस्थल भी जो है दोस्तों ये क्या है? अफ्रीका में पाया जाता है सहारा मरुस्थल, और ये भी दोस्तों गर्म मरुस्थल है। और ठंडा मरुस्थल की बात करें तो लेह और लद्दाख और कारगिल वाला जो क्षेत्र है भारत का, जो ऊपरी भाग है सबसे, आप लोग देखेंगे बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता है, लेह, लद्दाख और कारगिल वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा मरुस्थल के में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पूछ देता है ठंडा मरुस्थल कौन सा है भारत में, तो आपको इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला देखेंगे तो टुंड्रा पारितंत्र। टुंड्रा पारितंत्र ये मेनली ठंडे प्रदेशों में जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा पाया जाता है उस पारितंत्र को बोलते हैं टुंड्रा पारितंत्र। इसमें दो तरह के पारितंत्र आते हैं, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा जो होता है दोस्तों टैगा वन के समाप्ति से ध्रुवों तक, जो उत्तरी ध्रुव है, अगर देखेंगे ये उत्तरी ध्रुव हुआ और दक्षिणी ध्रुव ये पृथ्वी हुआ, तो उत्तरी ध्रुव की तरफ इधर पाया जाता है आपको आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, ध्रुवों तक ये पाया जाता है, नीचे भी
तो टैगा वनों की समाप्ति से ध्रुवों तक यहाँ के मानव को एस्कीमो कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में या टुंड्रा प्रदेश के मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो एस्कीमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कीमो बोलते हैं, ठीक है। और आर्कटिक टुंड्रा वाला क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी कनाडा में, अलास्का में, यूरोपीय रूस का विस्तार आप लोग जानते हैं, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो जो यूरोपीय रूस है वो उसमें क्या आता है, आर्कटिक टुंड्रा वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। साथ ही साइबेरिया का क्षेत्र, ये सब में क्या है, आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद टुंड्रा में ही अगला है अल्पाइन टुंड्रा। यहाँ पे दोस्तों बौनी घास और लाइकेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो बौनी घास और लाइकेन पाया जाता है। कहाँ, तो अल्पाइन टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो पहाड़ी बकरी, याक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहाड़ी बकरी और याक कहाँ पे, तो अल्पाइन टुंड्रा में। यह सभी महाद्वीपों में पर्वतों के अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश में ही पाया जाता है जो आर्कटिक टुंड्रा है, लेकिन अल्पाइन टुंड्रा है दोस्तों जो सभी महाद्वीप में पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, तो जो ऊंचे पर्वत है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ठंडा जो होता है आर्कटिक टुंड्रा में होता है, अल्पाइन में थोड़ा कम ठंडा होता है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे घास का पारितंत्र। घास पारितंत्र और घास का मैदान तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत पूछा जाता है कि ये घास, सवाना घास का मैदान कहाँ पे है, वोल्ट घास का मैदान कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। घास पारितंत्र, इसमें भी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास भूमि और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि में इसको बांटते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि जिसमें यहाँ पे दोस्तों 3 से 4 मीटर ऊंची घास पाई जाती है। एलिफेंट घास जो कि पूछा जाता है, ये एलिफेंट घास जो है दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमि में ही पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हाथी, जिराफ और जेबरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे जो कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और उसकी स्थिति, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो है दोस्तों वो है लानोस घास का मैदान। लानोस घास का मैदान जो है दोस्तों ये कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पे, तो क्वेश्चन पूछ लेगा जो लानोस घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, तो कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। उसके बाद सवाना घास का मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दो तरीके से पूछ सकता है कि सवाना घास का मैदान जो है वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय कि शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो बिल्कुल याद रखिए ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये मध्य और पूर्वी अफ्रीका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। मध्य और पूर्वी अफ्रीका में और मध्य अमेरिका में पाया जाता है कौन, तो सवाना घास का मैदान, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों कंपोस्ट घास का मैदान। ये भी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ब्राजील में पाया जाता है। कहाँ पे, तो ब्राजील में। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि लानोस, सवाना और कंपोस्ट ये तीनों जो है दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस जो पाया जाता है वो कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। सवाना जो पाया जाता है वो मध्य और पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। कैंपोस की बात करें तो ये ब्राजील में पाया जाता है। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय की तुलना में काफ़ी ज़्यादा घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों विश्व के प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध भंडार है, यहाँ सबसे ज़्यादा घास का मैदान है। तो यहाँ पे दोस्तों अन्न का भंडार भी सबसे ज़्यादा है और दूध का भंडार भी सबसे ज़्यादा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, ठीक है। यहाँ पे पशु की बात करें तो यहाँ आपको सियार देखने को मिलेगा, लोमड़ी, खरगोश और कंगारू देखने को मिलेगा, वैसे जीव जो कि घास पे निर्भर है, ठीक है। घास का मैदान, अब हम लोग कुछ घास का मैदान देखेंगे जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पहला जो है दोस्तों वो पंपास, इतना बार ये क्वेश्चन पूछा होगा उसका कोई फिक्स नहीं है कि पंपास घास का मैदान कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास घास का मैदान है। और अगर पूछे पंपास घास का मैदान जो है दोस्तों वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय, तो आप लोग देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये कहाँ मिलता है, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में। उसके बाद अगला जो है दोस्तों वो है वेल्ड घास का मैदान और ये कहाँ पे मिलता है, तो ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है।
ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है, वैसे सभी शीतोष्ण कटिबंधीय है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद है कैंटबरी घास का मैदान, ये कि न्यूजीलैंड में मिलता है। डाउन्स घास का मैदान, ये भी बहुत पूछता है। डाउन्स कहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी भी बहुत पूछता है। स्टेपी घास का मैदान ये यूराल क्षेत्र में है। यूराल पर्वत क्षेत्र जो एशिया और यूरोप को सीमा का बनाने का काम करती है, और वहीं पे दोस्तों स्टेपी घास का मैदान है, ठीक है। उसके बाद प्रेरियरी, ये भी पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका में, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और पुस्ताज, ये भी दोस्तों हंगरी में है, और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और इस क्षेत्र को दोस्तों अन्न का भंडार और दूध का भंडार स्थल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, इसमें जितना घास का मैदान है आपको एकदम टंग पे होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, या फिर आप टीचर बहाली आने वाला है उसमें भी जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा क्लास जो है दोस्तों कल हम इसका अपलोड करेंगे। आज यहीं तक, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम लोग इस तीनों को पढ़ लेंगे, जलीय पारितंत्र, आर्द्रभूमि पारितंत्र और मैग्रोव पारितंत्र, और साथ ही कोशिश करेंगे कि वन रिपोर्ट जो 2021 का आया है उसको भी आप लोग को बताएं, क्योंकि वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन देखा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।